गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 21 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और फ्रेंड्स, हमारे क्लासेस के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए, बहुत आप लोग को आउटपुट गेट होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ फ्रेंड्स, इस सीरीज में टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन होंगे, जस्ट लाइक CBT 1। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 47,500 रुपये की धनराशि पर 17 वर्षों में प्रति वर्ष साधारण ब्याज किससे की कितनी दर पर 1,53,425 रुपये का ब्याज अर्जित होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फोकस करते तो यहाँ पे आप लोग को रेट पूछ रहा। सबसे पहले अगर आप लोग फोकस करते तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या दे रहा था, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं 153,425 लिख रहा है। क्लियर है, हम लोग ये लिख देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, हम लोग रेट का लिए फॉर्मूला जानते हैं। रेट के लिए हम लोग सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हैं SI × 100 कर सकते हैं। बाय बाय में क्या कीजिएगा, यानी कि प्रिंसिपल को आप लोग टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए। अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया उसे पुट करेंगे। तो सिंपल वे में देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या दिया था, 153,425 दिया था। क्लियर है। अब इससे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही बात करते हैं प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का वैल्यू देखें तो 4,75,000 था। और बात करना चाहते हैं टाइम का, तो ऑलरेडी देखे होंगे 17 वर्ष के लिए था, तो हम लोग 17 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल वे में आप लोग को जो परसेंटेज आएगा वो 19% आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर आएगा 19%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोग को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं इसे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चॉकलेट्स को 1 रुपये में 2 के भाव पर खरीद कर 1 रुपये में 4 के भाव पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले मान लीजिए ये CP प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस है, और आपका ये सेलिंग प्राइस है। अब देखिए 1 रुपये में 4 खरीदते तो 1/4 कर देंगे। और यहाँ पे सॉरी, 1 रुपये में 2 के भाव से खरीद करते, देखिए 1 रुपये में 2 के भाव से खरीद रहे हैं और 1 रुपये में 4 के भाव से बेचे हैं। तो इस टाइप से आपको कंडीशन कर देना। अब क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देखिए 1 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या रहा ये। नहीं तो सबसे पहले क्या कि दोनों को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4 हो गया, और 2 को 1 से गुना किए 2। यानी कि देखना चाहते हैं आप लोग, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 था, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 2 रुपये का। तो लॉस परसेंट आप लोग को निकालना है। तो लॉस हो रहा है 2 रुपये का, और CP कितना था, तो ऑलरेडी देख सकते हैं 4 था। तो यहाँ से हम लोग इसका लॉस परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं तो 1/2, और 2 का टेबल में 100 कितना टाइम्स आता है, 50 टाइम्स में आता है। तो सिंपल में इसका राइट आंसर जो आप लोग निकालेगा 50% आप लोग इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10, 4, 1, 15, 15, x 12 और 24 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, ऑलरेडी आप लोग को पता है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की कुल संख्या। तो माध्य का कुल वैल्यू दिया 10, तो हम लोग 10 लिख देंगे और सारे को ऐड कर देंगे, यानी 10 + 4 + 1 +15, फिर क्या करेंगे, +15 कर देंगे, फिर +x कर देंगे, +12 कर देंगे। और हम लोग इसे डिवाइड करेंगे टोटल संख्या से। सॉरी, 14 भी था, तो हम लोग एक और 14 ऐड कर दें। टोटल संख्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे टोटल देखें तो 8 था। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई के 80 आ गया। अब अगर आप लोग उधर सॉल्व करते हैं तो टोटल सम कीजिएगा तो फ्रेंड 71 आएगा, प्लस आपका x था। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेगा तो 80 में से 71 जाएगा। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है इसका वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। तो यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। तो काफ़ी अच्छे से 9 इसका सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे आप लोग वो व्यास के लिए, तो व्यास के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में आप लोग 2r लिख सकते हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्या लिख रहा था, 150, तो 150 मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे अगर फोकस किए तो 2r को अगर आप लोग कॉमन लेते हैं तो π-1 बचेगा। क्लियर है, बराबर 150 कीजिएगा। अब आप लोग को यहाँ से रेडियस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2r है, 2r रहने देंगे। और पाई का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को पता है क्या होता है, 22/7 -1 कीजिएगा। क्लियर है, बराबर 150 कीजिएगा। अब सिंपल वे में देखिए 2 का टेबल में 150 कितना टाइम्स कटेगा, 75 टाइम्स कटेगा। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। यानी कि देखिए सिंपल वे में अगर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है, 22/7 आ रहा था, -1 था। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग का 8 से मल्टीप्लाई था, बराबर क्या था, 75 था। अब अगर आप लोग सॉल्व करते हो आर बराबर, तो 22 में से 7 जाएगा, तो ऑलरेडी 15 बचेगा, 15/7 बचेगा, बराबर 75 आ रहा।
अब 5 का टेबल में 75 कितना टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। तो यानी कि एक्स का वैल्यू निकालेगा तो सिंपल वे में 35 इसका राइट आंसर आएगा। यानी कि एक्स का वैल्यू 35 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 4 वर्षों बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष हो गई। 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो उन दोनों में से छोटे आयु वाले की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए रेशियो का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग एक्स मान लीजिएगा। तो माना कि 4 वर्ष पहले का उम्र आता तो 3x मान लेंगे। क्लियर है? अब पहले बोला तो हम इसे प्लस कर देंगे, यानी 3x+4 कर देंगे। उसी प्रकार एक और आप लोग देखते हैं, यानी कि 4 वर्ष बाद, तो बाद के लिए अगर बोलेगा तो आप लोग +4 कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर लोग देखिएगा तो यहाँ पे एक और हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, x+4 कर देंगे। क्लियर है? और यहाँ भी 4 वर्ष बाद था तो यहाँ पे +4 कर देंगे, बराबर टोटल क्या था, 64 था। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इसे सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग का आएगा 4x+16 बराबर 64 आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सिंपल वे में आप लोग अगर 4x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 48 आएगा, 48। और यहाँ पे x का वैल्यू निकालेगा तो सिंपल वे में 12 आ जाएगा। क्या आएगा, 12। क्या आएगा फ्रेंड, 12। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला, सबसे छोटे आयु वाले बच्चे। तो सबसे पहले 12 तो आया, लेकिन 12 हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। तो 12 और 4 क्या होगा, 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब ये रीजनिंग है, ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से आप लोग भी बना सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है ये। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 लिख रहा, फिर 1 लिख रहा, 8 लिख रहा, 2 लिख रहा, फिर 5 लिख रहा, 9 और 6 लिख रहा। इसको लिखने पर 6 5 2 8 3 लिख रहा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रोसेस को इसमें अपनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसे लिख रहा 6 5 2 8 3 लिख रहा। क्लियर है? 8 3 लिख रहा। तो हम लोग अगर देखिए फिर से मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा 6 5 2 8 3 लिख रहा। और हम लोग अगर यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, सबसे पहले लास्ट को यहाँ पे ये कर रहा। फिर देखिए अब देखिए ये यहाँ से ये मैं मेंशन कर रहा। फिर ये 2 को 2 से लिख रहा, ये देखिए। फिर ये 8 को आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये 3 को यहाँ पे लिख रहा। यानी कि इसमें कैंसिलेशन क्या किया है, तो 1 और 9 को कैंसिलेशन किया। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी के तौर पे हम लोग फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? यानी कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग को क्या निकालना था, तो हम लोग सिंपल वे में देखना चाहते हैं। तो हम लोग को 7 4 9 6 2 5 8 का अर्थ आप लोग को बोला। तो सिंपल अर्थ में अगर आप लोग निकालिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये 8 है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से ही स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल वे में फिर हम लोग 8 आगे लिख सकते हैं। 8 के बाद क्या लिखिएगा, 5 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखिएगा, 6 लिख दे, फिर 4 लिख दे, फिर 7। आप लोग के सामने ये पैटर्न होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छा से आप लोग कर सकते हैं। यानी कि न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या को हटाकर कोड दिया गया है। क्लियर है? ये आप लोग का रूल था। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। एक कुड भाषा में मदर को NPUIFS लिखा जाता है और जेनिथ को सिर्फ कुड भाषा में क्या लिखा जाएगा। सिंपल वे में फ्रेंड देखिए, हम लोग मदर लिखना चाहते हैं तो M लिख सकते हैं, O, फिर आपको बोला THER। अब हम लोग देखना चाहते हैं इससे क्या लिख रहा है, N। सबसे पहले एन बोल रहा, फिर लिख रहा पी लिख रहा, फिर यू लिख रहा, फिर आई लिख रहा और फिर आप एफ लिख रहा और एस लिख रहा। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या है दोनों के बीच असेंडिंग ऑर्डर है। तो देखिए एम के बाद क्या आता है, एन, ओ के बाद क्या आता है, पी, टी के बाद यू, एच के बाद आई, ई के बाद एफ, आर के बाद आता है एस। यानी कि सारे में देख रहे हैं आप लोग एक असेंडिंग ऑर्डर था। तो उसी के रेंज में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ZENITH लिख रहा ना, तो हम लोग सारे में एक को बढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड जेड के बाद क्या आता है ए, तो हम ए लिख देंगे ई के बाद क्या आता है एफ, एन के बाद क्या आता है, तो एन के बाद क्या आता है ओ आता है। फिर आई के बाद क्या लिख सकते हैं जे, फिर टी के बाद क्या लिख सकते हैं यू, और एच के बाद क्या आता है आई। तो आप लोग सिंपल में AFOJUI का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट शब्द के पहले और दूसरे अक्षर का स्थान बदल दिया जाता है, साथ ही तीसरे और चौथे स्थान बदल दिया जाता है, पांचवें छठे अक्षर का स्थान बदल दिया जाता है, और इसी तरह अगले अक्षरों का स्थान बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्दों में बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, देखिए मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिख रहा है CARBOHYDRAT, ये शब्द लिखा। अब हम लोग इसमें चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सिंपल वे में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर हम लोग एच लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर हम लोग डी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे, फिर हम लोग ए लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर हम लोग ई लिखेंगे, फिर
टी लिखेंगे। तो फ्रेंड इसी वे में आप लोग को बोल रहा कि नए शब्द को आप लोग को बनाना है। तो फ्रेंड इसमें बोल रहा आप लोग को इस प्रकार बने, नए शब्दों में दाएँ से छठा अक्षर कौन होगा? दाएँ से छठा निकालना, सॉरी हाँ, बाएँ से बोल रहा फ्रेंड, बाएँ से छठा बोल रहा। तो चलिए देखते हैं बाएँ से छठा कौन जा रहा है। तो देखिए बाएँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा। तो ऑलरेडी देख सकते हैं ओ आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? चलिए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की का दूसरे लड़की से क्या संबंध है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो देखिए मैं आप लोग के सामने कंसेप्ट देता, कंसेप्ट नहीं, आप लोग खुद से एनालाइज कीजिए। देखिए एक लड़की का तस्वीर को इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, वह मेरे पिता। तो फ्रेंड्स वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहन है। तो फ्रेंड्स सबसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए एक लड़की को तस्वीर, देखिए वह मेरे पिता, देखिए एक लड़की का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की कहती है। तो मान लीजिए कि कोई दूसरी लड़की है। सबसे पहले फिर मान लीजिए कोई दूसरी लड़की है, मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरी लड़की, मान लीजिए टू ली दिया, क्लियर है? दूसरी लड़की ने कहा वह मेरे पिता, ये दूसरी लड़की वह मेरे पिता, यानी इसके पिता ये हो गया। वह मेरे पिता की पत्नी, यानी पत्नी ये हो गया, यानी माँ इसके समान लगेगा। क्लियर है? पत्नी की इकलौती बहन, यानी इकलौती बहन, पत्नी की इकलौती बहन यानी खुद हो गई। पत्नी की इकलौती बहन यानी खुद हो गई है। क्लियर है? की बेटी, बहन की बेटी यानी कि इसकी बेटी, यानी ये आप बेटी आ गया। क्लियर है? बेटी है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की का दूसरी लड़की से क्या संबंध है? तो सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखिए तब क्या रहा, कजन के रूप में आ रहा है। तो काफी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया दिया है कि कोई फल वृक्ष नहीं है, सभी पुष्प वृक्ष है, तब निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? सबसे पहले फिर हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा। सभी सॉरी कोई फल वृक्ष नहीं, तो मान लीजिए आपका ये कोई फल है, ये मान लीजिए फिर ये फल है, मान लीजिए कोई फल वृक्ष नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को वृक्ष नहीं है, यानी कि वृक्ष आप लोग को कोई फल नहीं है। फिर लिख रहा सभी पुष्प वृक्ष है, यानी कि फ्रेंड्स सभी पुष्प, ये मान लीजिए मैं सारे सारे पुष्प को मैं वृक्ष मान लिया। क्लियर है? तो वही बोला तब निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला कोई पुष्प, क्या लिख रहा पहला कोई वृक्ष पुष्प नहीं है। तो पहला अगर आप लोग देख रहे हैं तो कौन सा निम्न सही है? तो पहला फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो क्या लिख रहा, कोई वृक्ष पुष्प नहीं है। तो देखिए कोई वृक्ष पुष्प नहीं है, तो ये तो हो जा रहा है, यानी कि पहला आप लोग का क्या होगा? सिंपल में देखिए पहला तो गलत हो, यानी पहला को आप लोग गलत कर सकते हैं। सेकंड कुछ वृक्ष पुष्प है, देखिए कुछ वृक्ष पुष्प है, तो बिल्कुल सेकंड आप लोग का सही हो रहा। सभी पुष्प फल है, नहीं फ्रेंड सभी गलत हो जाए, सभी फूल पुष्प नहीं, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। आप लोग को वेन डायग्राम बनाना है शब्द, वाक्य, वर्णमाला और अनुच्छेद में। सबसे पहले आप लोग जानिए कोई भी चीज बनता है, यानी सबसे पहले कोई शब्द बनता है। देखिए मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। सबसे पहले कोई वर्ड है, ये क्लियर है? और वर्ड से शब्द से क्या, यानी वर्ड से हम लोग क्या बनाते हैं? यानी वर्णमाला बनाते हैं। क्लियर है? अब वर्णमाला से क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य से क्या बनता है? अनुच्छेद। ये इसका होना चाहिए, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी धातु ब्लॉक में अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। क्या चीज करते हैं? सूचक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी का क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है। देखिए चलिए इसके बाद नेक्स्ट में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से अधिक गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है, और इन्हें हम लोग बोलते हैं सोनिक थंडर बोलते हैं, कि सोनिक बूम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? चलिए और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, अगर पिंड पर क्रिया बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरा गति नियम मदद करता है पता लगाने में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग काफी अच्छे से अगर पता कीजिएगा तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण, क्योंकि देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या निकालते हैं? एफ बराबर एम ए होता है। क्लियर है? आप क्या बोला? किसी पिंड पर एक बल कार्य कर रहा,
अगर पिंड पर कार्यशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो, देखिए आप लोग ऑलरेडी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये आप लोग को एफ का वैल्यू पता है और एम का भी वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो आप लोग क्या निकाले, ए निकालेगा, तो ए का वैल्यू क्या निकालेगा, एफ बाय एम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या निकालिएगा, तो एक्सलेशन निकालिएगा जो कि फोर्स बाय मास कर सकते हैं। तो पिंड का पता लगा सकते हैं हम लोग एक्सेलरेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलन वाला जो रंग होता है वह लाल रंग होता है। क्या होता है, ये लाल रंग होता है। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग के सामने इसका एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ। सबसे पहले फोकस कीजिए, माना कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए एक हम लोग ट्रायंगल बनाए। क्लियर, प्रिज्म बना लिए। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश को हम लोग पास करवा रहे हैं। तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग को पता है सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पास करवा रहे हैं, तो ये जैसे ही टकराएगा इससे तो कुल 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाएगी। अब पहला जो होता है कलर, देखिए एक वॉयलेट होता है, भी होता है, फिर आई होता है, VIBGYOR इस कलर में आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे कम जो विचलित होती है वह लाल रंग होती है। सबसे कम विचलित क्या होती है, लाल रंग होती है। क्लियर है। वही फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं सबसे, देखिए सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है वह बैंगनी का होता है। सबसे अधिक की बात करते हैं तो बैंगनी का होता है, सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और फिर याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, यानी कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये भी आप लोग का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो लाल रंग का वेवलेंथ जो होता है सबसे अधिक होता है। क्लियर है। और चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के प्रतीक में एक लंबी और एक छोटी खड़ी खड़ी रेखा होती है। इसकी एक लंबी खड़ी रेखा टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर फोकस कीजिए तो बोला एक विद्युत परिपथ आरेख में, तो देखिए अगर आप लोग परिपथ बनाइएगा तो उसमें जो एक लंबी खड़ी जो रेखा होती है उसे सकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वे में बोलते हैं। क्लियर है। चलिए चलिए मैं आप लोगों के सामने परिपथ का हो सके तो मीटर का, हो सके तो वोल्ट मीटर का और प्रेरक का सारी चीज़ का मैं संकेत बना देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले देखिए आप लोग बताइएगा ये किस चीज़ का है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है ये रेजिस्टेंस का होता है। क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग ए लिख देंगे तो ए फोर आप लोग एमीटर का यूज कीजिएगा जो हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। फिर देखिए अगर आप लोग वी लगाते हैं तो वी कौन बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं, जो कि पाँचवें क्रम में लगाते हैं। वही फ्रेंड्स अगर इस टाइप से आपका ये जानना रहेगा तो इससे हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, या फिर हिंदी में प्रेरक बोलते हैं। और अगर इस टाइप से रहता है, देखिए इस टाइप से अगर आपका रहता है, यानी कि सिंपल में अगर देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए इस टाइप से अगर आप, सॉरी सॉरी, देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग का इस टाइप से अगर रहता है ये, तो इसे आप लोग कैपेसिटर बोलते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध मूल्य मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर अगर ज्ञात करने के लिए है तो आप लोग लिख सकते हैं प्रतिरोध मूल्य का। क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा प्रकार का ब्रिज होता है, यानी एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसमें आप लोग का 3 रेजिस्टेंस दिया होता है, चौथा रेजिस्टेंस को हम लोग पता निकालते हैं। क्लियर है। और इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, देखिए P/Q बराबर R/S होता है। इसमें 3 नो रेजिस्टेंस होता है और हम लोग अननो रेजिस्टेंस का एक को निकालते हैं। क्लियर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो क्वेश्चन आता है मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है। चलिए भारत का पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में पहली कपड़ा मिल बॉम्बे में संचालित हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में। तो आप काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। और विश्व में भारत का कपास उत्पादन में दूसरा स्थान में, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ ये क्वेश्चन डबल टाइम रिलीज हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सफलतापूर्वक क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के नाम थे R K सनमुखम सेट्टी थे। R K सनमुखम सेट्टी थे। क्लियर है। और 26 नवंबर 1947 को प्रथम बार इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब भारत में बजटीय प्रणाली के जनक जो बोल रहा था विल्सन को माना जाता है। क्लियर है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर, देखिए आर्टिकल क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 112 वार्षिक वित्तीय के विवरण को दर्शाती है। अब भारत का वित्तीय वर्ष जो चलता हुआ 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, देखिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक के संबंध में कौन सुमिलित है। तो देखिए मीनाक्षी लेखी, तो फ्रेंड इन्होंने लिखा है इंडिया वुमेन्स अनसॉन्ग हीरो, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र गर्ग,
तो द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स ऑलरेडी इनका भी था ये। रस्किन बॉन्ड, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही, नहीं ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं। आप लोग को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग बनाइए तो 1120 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 80 को, अब यहाँ पे अंडर रूट पी है, तो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में दोनों पक्षों पर वर्क कीजिएगा। तो हम लोग अगर वर्क करते हैं, देखिए 1120, इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 80 को गुना किया तो 8 8 64 नहीं 1600 आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। आइए आप लोग का केवल पी रहेगा। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करें, पी पी 0 0 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सिंपल वे में पी का जो वैल्यू आएगा 196 आएगा। क्या आएगा, 196 आएगा। यानी कि इसका जो पी का वैल्यू आएगा 196 आएगा। चलिए अगला, यदि यदि ए एक्स से वाई तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई से एक्स तक 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गाड़ी चलाता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है औसत चाल की फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो औसत चाल की फार्मूला का जो होता है 2v1 × v2 बाई v1 + v2, ये फार्मूला को आप लोग यूज कीजिएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सबसे पहले 2 लिख देंगे, v1 का वैल्यू क्या लिख रहा है तो 96 लिख रहा है, अब v2 का वैल्यू क्या लिख रहा है 132 लिख रहा है, क्लियर है। अब v1 + v2 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 96 + 132 लिखेंगे, क्लियर है। और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो आप लोग के सामने जो आंसर है 111.16 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर आएगा, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छे से इसका ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, यदि x² - 5x + 6 और x² + mx + 12 का महत्तम समापवर्तन x - 3 है तो m का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए इसमें जब भी आप लोग को इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक शून्यक निकालेंगे। तो x - 3 बराबर 0 करेंगे तो फ्रेंड x का वैल्यू क्या आएगा, आपका 3 आएगा, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, पुट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए x² + mx + 12 में पुट करेंगे तो देखिए x² यानी x3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, +3m करेंगे +12 बराबर क्या करेंगे 0। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्लियर है। तो हम लोग निकालते तो 3m, तो 9 और 12 को ऐड करेंगे 21 आएगा, तो यहाँ पे माइनस में जाएगा तो सिंपल वे में यहाँ पे वैल्यू जाएगा -7 आएगा। तो काफ़ी अच्छे से -7 इज द राइट आंसर। चलिए आ चुके हैं नाव और धारा का क्वेश्चन। क्या लिख रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है और धारा के विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। वो भी फ्रेंड्स आप लोग को किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करें, एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में सबसे पहले धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ नाव की चाल लिख रहा है 12 की लिख रहा है, क्लियर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो 12 हो गए और समय क्या लिखा है 30 मिनट, तो मिनट को भी हम लोग घंटा में बदलेंगे तो इसे घंटा में बदल दें यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर है। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड सॉल्व किया तो आप लोग का 24 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्लियर है। ये आप लोग का आ गया धारा के साथ नाव की चाल। अब लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो ऑलरेडी देखिए गया तो इसका भी दूरी क्या था 12 था। अब यहाँ पे मिनट क्या था 36 मिनट था, तो हम लोग इसे क्या करेंगे आवर में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फ्रेंड इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 12 का पावर 36 3 बार में था, ये यहाँ पे गुना कीजिए तो ये 20 बार में आएगा। यानी कि ये आप लोग का आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, क्या आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति आवर आ रहा है, क्लियर है। और हम लोग को बोल रहा क्वेश्चन में शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के चाल को सॉरी दोनों के चाल को ऐड करेंगे, यानी 24 + 20 को ऐड कर देंगे, बाय 2 क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल में सॉल्व कीजिए तो 22 इसका राइट आंसर आएगा, यानी 22 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, यानी कि काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या लिख रहा है, एन की तुलना में एम 3 गुना अधिक कार्यकुशल कामगार है और इसलिए वह एन से 260 कम दिनों में कार्य पूर्ण करने में सक्षम है, तो एन कितने दिनों में समग्र कार्य को पूर्ण कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं, एम है और ये आपका ये एन है, यहाँ पे क्या हो रहा है एन की तुलना में एम 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो देखिए 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 है, क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता ही क्षमता की बात करते हैं, तो टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या पढ़े, क्षमता और समय में क्या होता है अपोजिट रिएक्शन अपोजिट रिलेशन होता है। तो क्षमता इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा सॉरी समय 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है ये अ, वह 200 सॉरी वह एन से 260 कम दिनों में कार्य करता है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 3x में से x को हटाएंगे या फिर 2 रहने दीजिए। 2 का वैल्यू देखिएगा 260 के बराबर आ गया, यानी 1 का वैल्यू निकालेगा तो 130 के बराबर आएगा, क्या आएगा 130 के बराबर आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोला एन कितने दिनों में कार्य करेगा, तो समय बोल रहा, तो हम लोग एन का समय क्या था 3 था, तो 3 को हम लोग 130 से गुना कर देंगे, तो सिंपल वे में 339 इसका सॉरी 390 इसका राइट आंसर ला सकते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा 390 दिन इसका
राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे बीच में लिख रहा है, नीचे दिए गया चित्र समाज के 3 भागों को प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप लोग, गोला जो है, यानी कि ये जो गोला जो देख रहे हैं आप लोग के सामने, ये जो गोला जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये कह रहा किसको कर रहा, शिक्षित युवा को कर रहा। वही त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज जो शो कर रहा हुआ, बेरोजगार युवा को शो कर रहा, वर्ग कार्यरत युवा को शो कर रहा। उपरोक्त पर आधारित निम्नलिखित का उत्तर देना। शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या। सबसे पहले फ्रेंड शिक्षित, तो ऑलरेडी अगर आप लोग देख रहे हैं तो गोला गोला जो था आप लोग का शिक्षित है। शिक्षित काम में लगे युवाओं की संख्या, तो फ्रेंड युवाओं की संख्या क्या है ये, सॉरी शिक्षित काम में लगे युवाओं की संख्या। तो देखिए युवाओं की संख्या जो देखना चाहिए वर्ग आ जाएगा, वर्ग में, यानी कि गोला में हम लोग देखेंगे वर्ग कौन कौन सा। तो ये गोला में अगर वर्ग देखना चाहते हैं तो दो है, क्या है फ्रेंड्स, दो है। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या लिख रहा है। उन युवाओं की संख्या जो ना तो शिक्षित है और ना ही कार्यरत है। तो यहाँ पे देखना, उन जो ना तो शिक्षित है और ना ही कार्यरत है। तो युवाओं की संख्या देखें जो ना तो शिक्षित है ना ही कार्यरत है, यानी कि हम लोग त्रिभुज में जाएंगे। तो ये त्रिभुज का आप लोग देखिएगा, उन युवाओं की संख्या जो ना तो शिक्षित है और ना ही कार्यरत है, यानी कि ना ही गोला में आना चाहिए और ना ही वर्ग में आना चाहिए। तो फिर ना ही गोला में आना चाहिए ना ही वर्ग में आना चाहिए। तो सिंपल में देखिए तो केवल 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो काफ़ी अच्छे से अगर ऑप्शन है 5, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति को फिल इन द ब्लैंक्स करेगा। तो देखिए हम लोग रिलेशन देखेंगे तो 81 है, रहने दिए। 9 इनको 1 से गुना करिए, 9 9 9 जा 81 आ गया। फिर देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ भी हम लोग 3 कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए इस आकृति को पूर्ण करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दो दो डबल स्टार है ये। तो देखिए इस टाइप से तो हम लोग यहाँ यहाँ भी बना देंगे, तो यानी और यहाँ पे दो पेड़ लगेगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी है ये। अगला, कुछ मूर्ख बुद्धिमान है कुछ बच्चे बुद्धिमान है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, मान लीजिए कोई मूर्ख है, ये क्लियर है। तो कुछ सबसे पहले कुछ मूर्ख बुद्धिमान है और ये बुद्धिमान है, यानी कि बुद्धिमान है मान लीजिए, क्लियर है। फिर लिख रहा है कुछ बच्चे बुद्धिमान है। तो फिर देखिए बुद्धिमान ही क्या हो गया, कुछ बच्चे हो गए। हम लोग इस टाइप से रिलेशन इसका बना सकते हैं, क्लियर है। अब क्या निष्कर्ष हो रहा, कुछ मूर्ख बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखना चाहें कुछ मूर्ख बच्चे हैं, तो कुछ मूर्ख, तो क्या कुछ मूर्ख बच्चे नहीं, पहला रिलेशन गलत हो गया। सभी बच्चे बुद्धिमान है, नहीं, दोनों का दोनों गलत हो रहा। तो राइट आंसर अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो दोनों ना तो निष्कर्ष पर ना तो निष्कर्ष टू करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर, तो लिख रहा फ्रेंड, अगर ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए प्रतिशत का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम को तरफ है, पी प्रतिशत। तो फ्रेंड आप लोग इसमें बोला सिंपल वे में अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग को क्या निकालना, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पी प्रतिशत है, यहाँ पे देखिए पी प्रतिशत, यानी मैं लिख देता हूँ पी है, फिर आप लोग के सामने प्रतिशत है, क्यू प्लस आर माइनस आर से, क्लियर है। आप लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले पी प्रतिशत क्यू, तो प्रतिशत का अर्थ क्या लिख रहा, ए बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में, यानी पी जो है देखिए ये जो पी जो है क्यू के पूर्व में है। सिंपल रेफरेंस पी जो है देखिए यहाँ पे मैं लिख देता पी जो है क्यू के पूर्व में है। मैं पहला रिलेशन कर दिया, फिर प्लस लिख रहा। तो प्लस का अर्थ अगर आप लोग देखना चाह रहे होंगे तो ए बी के उत्तर में, यानी क्यू जो है, यानी पी जो है, सॉरी क्यू जो है वह आर के उत्तर में होगा, क्यू जो है ना वह आर के उत्तर में होगा, यानी हम लोग आर को दक्षिण में ले लेंगे, क्लियर है। और माइनस का अर्थ लिख रहा, तो माइनस का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, यानी आर जो है ना वह एस के पश्चिम में होगा। तो देखिए ये आप लोग हम इसका पश्चिम में ले लिए, सिंपल में पश्चिम में ले लिए। तो बोला एस का क्यू से क्या किस दिशा में है, तो देखिए आप लोग खुद बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस जो है क्यू के किस दिशा में है। तो देखिए ये सबसे पहले दक्षिण पूर्व में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को देख नहीं पाता। वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे किस शक्ति एवं प्रकृति प्रकृति लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इस टाइप्स का क्वेश्चन के लिए आप लोग को लेंस की शक्ति निकालना है। ऑलरेडी आप लोग को पढ़े होंगे, देखिए लेंस की शक्ति का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग इस टाइप्स का क्वेश्चन यूज किए, तो पी का फॉर्मूला जब यूज करिएगा तो देखिए डी माइनस डी कीजिएगा, यानी डायोप्टर होता है बाय डी डी, यानी कि दोनों का भिन्न का घटाव कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए
ऑलरेडी फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, देखिए डी का स्मॉल डी का वैल्यू कितना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 सेंटीमीटर था, फिर क्या था 30 था, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 90 इंटू 30 कर देंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 2.22 आएगा। क्लियर है। ऑप्शन अगर पॉजिटिव में आता है तो उत्तल लेंस की चश्मा का प्रयोग करेंगे, तो 2.22 इंटू अवतल लेंस, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। नहीं तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे पी, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लेंस की क्षमता होता है ना, तो पी का फॉर्मूला होता है 1/f1 माइनस 1/f2 का यूज कर सकते हैं। तो ये भी फार्मूला से निकालेगा तो सेम आ जाएगा, यानी 1/90 माइनस 1/30 का यूज किया तो सेम इशू आएगा। क्लियर है। कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गतिशील है, वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है, तो वस्तु का रेखीय वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, कोई वस्तु किसी वृत्तीय पर 20 रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से गतिशील है, वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है, तो वस्तु का रेखीय वेग क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग देखना चाहते हैं ओमेगा, तो ऑलरेडी ओमेगा का वैल्यू क्या लिख रहा है, 20 रेडियन पर सेकेंड है। देखिए मैं ली दिया 20 रेडियन पर सेकंड ली दिया। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका रेडियस का अगर वैल्यू देखना चाहते हो तो 10 मीटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ये 10 मीटर लिख रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी पता है रेखीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ओमेगा करेंगे। क्लियर है। अब आर का वैल्यू क्या लिखा है, 10 लिख रहा था, ओमेगा का वैल्यू क्या लिखा है 20। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रेंड्स अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 200, यानी कि 200 लिख देंगे मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 200 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या आएगा, 200 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है। तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर है। इस कंसेप्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, और इसके साथ साथ याद रखिएगा, किसी इसका मान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है, सॉरी क्या लिख रहा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है तो, नहीं फ्रेंड्स देखिए, किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर तो इसका मान भी स्थिर रहेगा, तो यानी इसका मान क्या होगा, स्थिर होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए, क्या लिख रहा है, पॉम्फ्रेट क्या है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, पॉम्फ्रेट एक प्रकार का समुद्री मछली होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो पॉम्फ्रेट समुद्री मछली होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ ये अंटार्कटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों में पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के अंदर स्थित होती है, यानी खोपड़ी के अंदर, आपका शरीर जो है ना खोपड़ी उसी के अंदर स्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड होता है। क्लियर है। और इससे काफ़ी हार्मोन्स भी निकलता है। तो चलिए हार्मोन्स का भी, इसका वेट जो होता है 0.8 ग्राम होता है, और जस्ट लाइक सेम इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। यह कई हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, जैसे सबसे पहले एसटीएच हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों में वृद्धि करता है। इसके बाद में ये कंट्रोल करता है टीएसएच को, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। उसके बाद फिर ये जीटीएच को कंट्रोल करता है, जीटीएच बोले तो गोनोड्रोपिक हार्मोन को, फिर ये एलटीएच को भी कंट्रोल करता है, एलटीएच यानी बोले तो लैक्टोजेनिक हार्मोन को, जो कि स्तनों में शिशु के लिए दुग्ध स्राव को उत्पन्न करती है। उसके साथ साथ ये एडीएच को भी कंट्रोल करती है। क्लियर है। तो ये सारे को कंट्रोल करती है, जो कि जल संतुलन बनाए रखती है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्लियर है। और पीयूष ग्रंथि को जो कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्लियर है। चलिए, हाँ क्या लिख रहा है, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेल्यूलोज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। तो ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। अब बात करना चाहते हैं सेल्यूलोज का, तो फ्रेंड याद कर लीजिए, सेल्यूलोज का जो सूत्र होता है C6H10O5 होता है, C6H10O5 होता है। क्लियर है। अब इसका एन आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है। ये सूत्र होता है सेल्यूलोज का। क्लियर है। और सेल्यूलोज मनुष्य द्वारा पाचित नहीं होता, जबकि जीव जंतुओं द्वारा पाचित होता है। सेल्यूलोज बीटा लिंक्ड डी ग्लूकोज इकाई होता है। और फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं एक माल्टोज का, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है माल्टोज जो होता है, यह सॉरी माल्टोज दो ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से बनता है। क्लियर है। माल्टोज का अगर सूत्र बोलता है तो आप लोग लिख सकते हैं C12 के बाद क्या लिखे H22 फिर क्या लिखे O11। ये फार्मूला का आप लोग लिख सकते हैं किसके लिए, माल्टोज के लिए। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, माल्टोज जो होता है, यानी माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। वही बात करना चाहता हूँ लैक्टोज का, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा लैक्टोज होता हुआ दुग्ध शर्करा होता है। क्लियर है। और यह ग्लूकोज प्लस
गलैक्टोज यानी ग्लूको इसमें आप लोग क्या करिए, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज का मिश्रण होता है और इसका सूत्र होता है C12H+O11, इसका भी सूत्र वही होता है। क्लियर है। बात करते हैं सुक्रोज का। तो फ्रेंड सुक्रोज, सुक्रोज को सबसे पहले याद रखिए, इसे टेबल शुगर कहते हैं और ये ग्लूकोज ऑफ फ्रुक्टोज यानी ये ग्लूकोज ऑफ फ्रुक्टोज का मिलने से बनता है। क्लियर है। यह चुकंदर तथा यह गन्ना के रूप में विशेष रूप से पाया जाता है। तो सारे क्वेश्चन को मैं ऑपरेशन कर दिया हूँ। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था आप लोग को बताने में, फिर से बता दें। देखिए माल्टोज जो होता है, ये क्वेश्चन आता है, माल्टोज जो होता है याद रखिए, माल्टोज जो होता है वह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। फिर बात करना चाहते हैं लैक्टोज का। तो लैक्टोज जो होता है फ्रेंड याद रखिए ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज का होता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज का होता है। वही सुक्रोज जो होता है वह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का होता है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायसैकराइड बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा है फारसी भाषा। क्या ये फारसी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा दिल्ली सल्तनत का जो टेन्यूर था वह 1206 से लेकर 1526 तक चला था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ बहुत सारे वंश भी चले थे, जिसमें जिसे बोलते हैं गुलाब खिले तो सांस लो। सबसे पहले गुलाब, तो गुलाब से गुलाब वंश चले थे, गुलाब खिले खी से खिलजी वंश चले थे, फिर चला था तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लास्ट में लोधी वंश चला था। क्लियर है। और अमीर खुसरो को ही उर्दू भाषा का जनक भी जाना जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू का पुस्तक गुलाम ए नगमा किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, उर्दू की पुस्तक गुलाम ए नजमा का जो चालक था वह फिराक गोरखपुरी था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए को पूरी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रहा है ये। आरबीआई ने, तो फ्रेंड ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को करंट अफेयर से जोड़ के बताता हूँ। आरबीआई का वर्तमान में 26वां जो अध्यक्ष बना हुआ संजय मल्होत्रा बना। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग के पेपर में पूछ सकता है। आरबीआई द्वारा भी जो बने हैं 26वां गवर्नर कौन बना है, संजय मल्होत्रा, जो कि शक्तिकांत दास का प्लेस लिए हैं। अब ये आप लोग के सामने आ चुका है, ये आप लोग का बोर्ड मास है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड -1/2 इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखिए मूल निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग मूल निकालना क्लास 10 का कंसेप्ट से यूज कीजिएगा। सबसे पहले अगर मूल निकालेगा तो मैं बताना चाहता हूँ ऑप्शन मेथड से पुट कर लीजिएगा। यानी जिसको पुट करने पे अगर आप लोग का आरएचएस में 0 आता है तो आप लोग का सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बनाइए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर है। यानी दोनों को पुट कर दीजिएगा वैल्यू को, तो देखिए 0 आ जाएगा। चलिए यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम आता है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्या बोले, यदि किसी संख्या का 1/7 उस संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम क्या आता है, 30 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। और आप लोग काफ़ी अच्छे से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x का वैल्यू 6x/7 बराबर क्या आएगा 30। तो यहाँ पे 6 का वैल्यू यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। तो x का वैल्यू 7×5 क्या रहा, 35। तो सिंपल वे में इसका राइट आंसर क्या आएगा 35। अब हम लोग को बोला 35 तो आ रहा, लेकिन इसको 7 से, यहाँ पे 35 तो आपको आ रहा, 7×5 6×5 हाँ, 7×5 35 आ रहा। तो क्या बोला, संख्या ज्ञात करना है। तो ये तो कंफ्यूज कर दिया है। तो चलिए मैं देखता हूँ, तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ के अनुसार तो फिर से देखता हूँ फ्रेंड, सॉरी, तो परिणाम संख्या से 30 कम आता था। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करें, x-x/7 बराबर परिणाम x-30 करेंगे। अब आप लोग को सॉल्व करना था। तो अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व किए तो 30 आएगा। अब हम लोग इसको 7 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी कितना आएगा 210। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब लॉगरिथम का क्वेश्चन आ गया। तो लॉगरिथम का वैल्यू देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा था, ये लॉग लिख रहा है। क्लियर है। लॉग लिख रहा है, ये 10 था और आपका ये 5 लिख रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग है तो लॉग कर देंगे, यहाँ पे 10 रहने देंगे। क्लियर है। अब इसी के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका बेस यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए तो ये आपका लॉग रहने देंगे। क्लियर है। ये लॉग 10 है, यहाँ भी 10 रहने देंगे। उसी प्रकार लॉग यानी इसका बेस वैल्यू कितना 10 है, यहाँ पे 2 है। अब लॉग 10 का क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार लॉग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग 10 और 2 कर देंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो सिंपल वे में देखिए यहाँ पे लॉगरिथम का यूज किया तो 0.6990 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु x और y है। यदि BC + XY 12 यूनिट है तो BC - XY का मान क्या होगा। तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए ABC, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे ABC,
तो देखिए ए बी सी हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका ए है और ये क्या आपका बी और ये सी है। ए बी सी में देखिए क्या लिख रहा है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु। तो फ्रेंड ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्या एक्स और वाई है, तो ये मान ली एक्स और ये क्या ये वाई है। यदि बी सी प्लस एक्स वाई यानी कि बी सी प्लस एक्स वाई का वैल्यू 12 यूनिट है, ठीक है। तो आप लोग का बी सी माइनस एक्स वाई का क्या होगा। सबसे पहले आप लोग का कॉम्बिनेशन अथी थ्योरम्स थ्योरम से पढ़ेंगे। एक्स वाई क्या होता है, पैरेलल किसका होता है, बी सी का। और जब भी ये पैरेलल होता है तो फ्रेंड एक्स वाई का वैल्यू निकालेगा तो क्या होता है, ये हाफ होता है बी सी का। ये ऑलरेडी आप लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू एक्स वाई, तो टू एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका बी सी के रूप में आएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे जो इक्वेशन दिया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया था, देखिए हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है, बी सी प्लस एक्स वाई। तो बी सी प्लस एक्स वाई का वैल्यू 12 यूनिट दिया था। क्लियर है। हम लोग पुट करेंगे तो देखिए हम लोग बी सी, तो बी सी का वैल्यू क्या ले करेंगे, टू एक्स वाई पहले और हम लोग निकाल दिए थे, यहाँ पे एक्स वाई है बराबर क्या करेंगे 12। तो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया तो 3 एक्स वाई बराबर निकालिएगा तो 12 आएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा तो कितना रहा, 4 आ रहा है। क्या रहा ये 4 आ रहा। तो हम लोग को सिंपल वे में फ्रेंड्स हम लोग को आपको बी सी का वैल्यू निकालेगा। तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया कितना, सॉरी एक्स वाई का वैल्यू 4 आ गया। तो बी सी का निकालेगा तो 12 में से 4 को घटाइए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। और हम लोग को दोनों का डिफरेंस निकालना था। तो सिंपल वे में देखिए आप लोग को बी सी का वैल्यू कितना आया था, 8 आ गया था, और एक्स वाई का वैल्यू कितना था, 4। अब दोनों का डिफरेंस निकाले तो सिंपल वे में 4 यूनिट इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस टाइप से गणित बनाते हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। देखिए एक्स वाई और जेड की आयु का योग 27 है। एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है और वाई की जेड से दोगुनी है। तो वायु का आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना, आयु का 27 है। क्लियर है। इसमें लिख रहा होगा आप लोग देख सकते हैं, एक्स जो है वाई से 2 वर्ष बड़ा, यानी एक्स जो वाई से 2 वर्ष बड़ा कर दिए। क्लियर है। इसके साथ साथ लिख रहा है वाई जो है जेड से दोगुनी है, तो वाई जो है जेड से दुगनी में कर दिया हूँ। क्लियर है। तो चलिए बनाते हैं। अब आप लोग सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग पुट इन विधि से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इससे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में वाई का वैल्यू आप लोग का 10 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 3:42 के घंटे मिनट और सेकेंड के रूप में लिखें। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है फ्रेंड। देखिए काफ़ी इजी है लेकिन टफ हो जाता है। देखिए 3:42 को घंटे मिनट और सेकेंड के रूप में लिखना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे आगे हम लोग 3 घंटा लिख देंगे। देखिएगा इस तरीका क्वेश्चन, आगे 3 घंटा लिखेंगे प्लस 42 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.42 लिखेंगे। क्या करेंगे 0.42 लिखेंगे और इसे मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट कर देंगे। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी आप लोग का ये क्या है 3 घंटा, तो 3 घंटा रहने देंगे। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे 0.42 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25.2 मिनट आएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी कि ऑलरेडी आपका ये 3 घंटा ही रहेगा। अब ये जो 25 है तो ये 25 को हम लोग क्या कर देंगे मिनट के रूप में बदल देंगे। क्या करेंगे 25 आपका ये मिनट हो जाएगा। और उसी प्रकार आप लोग का ये पॉइंट जो 02 जा रहा, तो पॉइंट 0.2 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसे गुना कीजिएगा तो 12 सेकेंड आ जाएगा। तो राइट आंसर जो आएगा 3 घंटा 25 मिनट और 12 सेकेंड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा 0.42 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.2 आएगा उसे भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आना चाहिए। देखिए सबसे पहले देख सकते हैं एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ के बाद पी। तो एम के पहले क्या आता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है एम के पहले क्या आता है, एल लिख दिए। सेकेंड एम के बाद क्या आता है, एम एन ओ, यानी कि 13 दो 15 दो 17 दो 19, 19 दो 21, तो 21 में हम लोग क्या आता है यू आता है। टी, तो देखिए क्यू आर एस टी, तो क्यू के पहले क्या आता है पी, पी तो एल यू पी कर दिए, लूप एल यू पी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चंस को आप लोग खुद से देखिएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन को मैं स्किप किया हूँ इस चीज़ को। चलिए अब क्वेश्चन क्या बचा देखता हूँ। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है 51 नंबर। तो 35 के बाद 48 लिख रहा, फिर 63, फिर 80 लिख रहा। सबसे पहले 35 में क्या जोड़ेंगे कि 48 आएगा, तो ऑलरेडी आप लोग को पता 13। फिर 48 में क्या जोड़ेंगे 63 आएगा तो 15। फिर यहाँ पे क्या ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 17 ऐड करिए। तो हम लोग 17 के बाद 19 को ऐड करिए, यानी कि कितना आएगा 99 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं क्या लिख रहा है, गुर्दे की पथरी का चिकित्सीय शब्द पद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा होगा। तो फ्रेंड देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, गुर्दे की पथरी का चिकित्सीय शब्द पद जो होगा वह नेफ्रोलीथेसिस होता है। यानी कि राइट आंसर अगर देखा जाए, तो राइट आंसर अगर देखा तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए और
और क्या इसमें कुछ वैसा है ही नहीं। और फ्रेंड्स क्या बताएं इसके बारे में, कुछ वैसा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा परिभाषित शब्द उन जानवरों को दर्शाता है जो अंडे देते हैं? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अंडे देते हैं तो इसे बोलते हैं डिम्ब फ्रसु बोलते हैं, यानी कि ओविपोरस बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, ओविपोरस को बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थ की अपघटन का कारण होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, जीवाणु जैविक पदार्थ की अपघटन का कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और जीवाणु की खोज जो किया गया था एंटोनियो लुवेनहॉक के द्वारा किया गया था। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा क्वेश्चन, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। सबसे पहले देखेंगे, यकृत लिख रहा, शीर्ष ग्रंथि लिख रहा, अधिवीर ग्रंथि लिख रहा, पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत जो होता है एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। यकृत क्या एक प्रकार का बाह्य स्रावी ग्रंथि है, और मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी जो होता है वह यकृत होते हैं। क्लियर है? और पित्त जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं अग्नाशय को। तो अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्लैंड्स कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि इसमें हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम भी स्रोत होते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर कारक नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन जो होता है वह कैंसर का कारण नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी उत्तक के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर पढ़िएगा तो पहला क्या लिख रहा है, रुधिर एक श्वेत संयोजी उत्तक है। नहीं, गलत आप लोग का, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, तो ऑप्शन आपका एक गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का गलत हो गया सिंपल वे में। अब नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, संवहनी तत्व शरीर के भार का 7 से 8% होता है, बिल्कुल होता है। लाल रुधिर का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, बिल्कुल होता है। मनुष्य मानव शरीर का 6 से 8 लीटर रुधिर होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर है? चलिए क्या लिखा, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य होती है? तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति बृहस्पति और मंगल ग्रहों के मध्य होती है। सबसे पहले इसका ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फिर याद करिए, सूर्य के बढ़ते क्रम में सबसे पहले सूर्य के नजदीक एम भेम याद कर, देखिए एम भेम, आप सबसे पहले ट्रिक को याद कीजिए। एम भेम याद कीजिएगा, फिर आप लोग बोलिए जेसन, एम भेम जेसन। यानी कि देखिए ये चार जो ग्रह होता है इसे बोलते हैं इंटरनल मैटर, और ये जो होता है एक्सटर्नल होता है। अब ये दोनों के बीच में देखिए, यानी इसी के बीच में एक एस्ट्रॉयड होता है, यानी यही दोनों के बीच में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आता हुआ एस्ट्रॉयड होता है, यानी ये दो बीच में जो आता हुआ एस्ट्रॉयड होता है। क्लियर है? यही बीच में क्या आता है? एस्ट्रॉयड होता है। तो ये आता है। क्लियर है? अन्य ग्रहों की भांति एस्ट्रॉयड जो होता है क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी ये भी जो होता है वह सूर्य की परिक्रमा करता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और फिर इसकी खोज बात करते हैं, इसकी खोज कौन किया था? तो आप लोग को बताना चाहता हूँ, यानी कि इसका जो खोज किया था वह पियाजी के द्वारा किया गया था। यानी किसके द्वारा किया गया था? पियाजी के द्वारा इसका खोज किया गया था। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सब फ्रेंड्स आप लोग को याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह जो होता है वह सबसे बड़ा ग्रह होता है। क्लियर है? और लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को भी कहते हैं। क्लियर है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में होता है? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि बृहस्पति और मंगल के बीच में होता है। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सा जॉर्डन की राजधानी है? तो ऑलरेडी आप लोग को पता हो फ्रेंड, जॉर्डन की राजधानी क्या? अम्मान है। क्या ये अम्मान है? तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अम्मान जो होता है जॉर्डन की राजधानी होता है। और जॉर्डन का मुद्रा क्या है? तो दीनार होता है। जॉर्डन का मुद्रा क्या होता है? ये दीनार होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग को संविधान के संबंध में देख रहे हैं कौन सा कथन सही पूछा। या पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है? नहीं, ये गलत है। ये कभी भी पूरे ब्रिटिश संविधान पर आधारित नहीं है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया? नहीं, ये भी गलत है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है? नहीं, बिल्कुल गलत है। यह कई संविधान का मिश्रण है? बिल्कुल। यानी कि भारत का संविधान कई संविधान का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, देखिए भारत में काफ़ी देशों से कुछ ना कुछ वर्ड्स लिया है। जैसे बात करते हैं नागरिकता का, तो भारत में एक नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स अमेरिका, सॉरी, राष्ट्रपति का, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है भारत में राष्ट्रपति जो लिया गया है वह लिया गया अमेरिका से लिया गया है। उसी प्रकार आपातकालीन का, तो आपातकालीन का जर्मनी से लिया गया है। उसी प्रकार बात करना चाहते हैं हम लोग मौलिक अधिकार का, तो वह अमेरिका से लिया गया है। वही बात करना चाहते हैं रिपब्लिक का यानी गणतंत्र का, तो ऑलरेडी पता आप लोग को फ्रांस से लिया गया। तो ये सारी चीज़ें अनेक अनेक देशों से लिया गया।
चलिए, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा का मान क्या होगा? सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल शो करेंगे। देखिए 4/3 इसका होता है फार्मूला, तो ट्रिपलेट का यूज करेंगे तो 5 इसका हो जाएगा हाइपोटेनस। अब sin थीटा बराबर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसी पे cos थीटा बराबर क्या कीजिएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। आप लोग सॉल्व कीजिए तो 7/5 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं फ्रेंड्स अभी स्किप कर रहा हूँ, लास्ट में बता दूंगा। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन को अगले सॉरी देखते हैं। रेणु का आय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले फिर याद रखिए, जब भी बचत है तो मान लीजिए बचत उसके पास, मान लीजिए सेविंग अकाउंट कितना है, 100 रुपये। क्या है ये? 100 रुपये। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा आय बराबर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आय बराबर जो होता है खर्च, यानी कि व्यय बटा बचत होता है। इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? तो आप लोग को आय, तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले उसके आय और व्यय में एक 25% और 30% वृद्धि होती है। तो 100 में से 25% का वृद्धि करना है। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ से आप लोग को बचत के अनुसार सॉल्व करवाना होगा। इसमें तो कुछ वैसा दिया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स एक काम कीजिए, आप लोग को 1 मिनट 1 मिनट। रेनू का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। सबसे पहले देखिए एक्सपेंडिचर है ये, और ये मान लीजिए सेव है, और ये टोटल इनकम है। तो इनकम मान लीजिए 100 था, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा। देखिए सारे क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, पहली 10 क्रमगत विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहली 10 क्रमगत विषम संख्याओं का अगर योग ज्ञात करने बोलता है तो आप लोग को सिंपल वे में क्या कीजिएगा, जो संख्या रहता है उसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 10 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 10 को कर दीजिएगा। फिर याद कर लीजिएगा, देखिए एन क्रमगत, इस चीज़ का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, एन क्रमगत विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वह एन ही होता है। क्या होता है? एन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 10 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? वैसे आप लोग देख भी सकते हैं, मान लीजिए कि 1 3 अब 5 का निकालते हैं, ये 3 संख्या तो इसका माध्य निकाले, 5 3 8 और 1 9, 9 को 3 से डिवाइड कीजिए, क्या आ गया 3। तो ऑलरेडी 3 था तो 3 ले लिए हैं। तो यानी कि जो भी आप लोग का क्रमागत विषम संख्या का जितना संख्या बोलता वही आंसर होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। खंबे की छाया प्रतिभा के बाईं तरफ आगे दिख रही थी। तो प्रतिभा किस दिशा में दिख रही है? काफ़ी इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड इसका दिशा क्या उत्तर दिशा होगा, ऑलरेडी आप लोग बना सकते हैं। चलिए ABZYCD, तो ये आप लोग को देखना है किस टाइप से लिख रहा। तो ऑलरेडी अगर आप लोग फोकस करते हैं तो ए का अपोजिट क्या है, जेड, और बी का अपोजिट बी है। तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और डी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। तो ये डब्ल्यू, तो एक्स डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, साधारण वंश का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है। क्लियर है? यानी कि देखिए, यदि किसी वर्ष जो लिखिए लीप वर्ष ना हो तो ये यानी कि साधारण वंश आ गया। तो आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया था, किसी भी साधारण वंश का पहला दिन, यानी पहला दिन और लास्ट दिन दोनों सेम होता है। तो ऑलरेडी आप लोग का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से मिश्रणों का कौन विलयन है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, तो वायु और सोडा जल क्या एक मिश्रित का विलयन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेक्सागोनल एरे को एक के ऊपर एक परतों पे रखने पर क्या बनता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हेक्सागोनल को एक के ऊपर परतों पे रखने पर ग्रेफाइट बनता है। क्या बनता है फ्रेंड? ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वह फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, वह हेक्सागोनल होता है। क्लियर है? और ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलाइन अप्रूफ होता है, और इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाइएगा तो sp2 होता है। क्या होता है ये? sp2 होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सिग्मा आबंध से बने होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और वही जो आप लोग का हीरा होता है, तो फिर हीरा जो होता है चतुष्कोणीय होता है। क्लियर है? और वही बात करना चाहता है फुलेरिन का, तो फुलेरिन का C60 कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिंक से तांबे को विस्थापित करता है।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिंक कॉपर सल्फेट से तांबे को विस्थापित कर देता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है धातु की क्रियाशीलता अगर पढ़िएगा तो जिंक जो होता है कॉपर की कंपेरिजन में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसके स्थान को हटा देता है। और सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील पदार्थ है वह पोटासियम होता है और सबसे कम जो होता है वह सोना होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा दुर्बल क्षार है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ऑप्शन देखिए NaOH, तो ये प्रबल क्षार होता है यानी इसका pH मान 14 होता है। क्लियर है? उसी प्रकार अगर देखा NH4OH यानी अमोनिया हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। बाकी KOH और ये तीनों क्षारों में जो लिखा हूँ ये आप लोग का प्रबल क्षार होता है। क्लियर है? चलिए, सार्वभौमिक सूचकों में लाल रंग के पीएच मान इंगित करता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सार्वभौमिक सूचकों में लाल रंग जो होता है 0 से 3 पीएच मान को सूचित करता है। 0 से 3। देखिए मैं एक पीएच स्केल बना देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, देखिए ये आप लोग के बीच में जो स्केल, ये पीएच स्केल है। क्लियर है? देखिएगा ये पीएच स्केल है, इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए कलर के अनुसार तो देखिए 0 से लेकर जो 3 तक होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए। देखिए 0 से लेकर जो 3 होता है, देखिए कलर क्या है, 0 से लेकर जो 3 तक होता है वह डार्क रेड होता है। क्या होता है ये? सॉरी, यहाँ देखिएगा सबसे पहले जो 0 तक होता है सिंपल में, देखिए मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ, जो 0 होता है वह डार्क रेड होता है। क्लियर है? फिर 1 से लेकर जो 3 तक होता है, 1 से जो 3 तक होता है वह थोड़ा सा डार्क, ये थोड़ा सा रेड होता है। क्लियर है? अब जो 7 तक होता है वह नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी होता है, यानी कि इस टाइप से जाइए तो थोड़ा सा नारंगी के रूप में जाएगा। क्लियर है? वही बात करते हैं, 4 में होता है केवल नारंगी होता है, 5 में जाएगा तो पीला हो जाता है। 5 में अगर जाइएगा तो देखिए 5 में अगर आप लोग जा रहे हो तो ये हो जाएगा हल्का थोड़ा सा पीला हो जाएगा। 7 में जाए तो हरित पीला होता है, और 7 में केवल पूरा चल गया यानी केवल 7 में जा रहे हैं यानी कि पीएच मान 7 में जा रहे थे, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। देखिए 7 वाले फेमस क्वेश्चन होता है इसलिए मैं इसको कलर कर देता हूँ। देखिए 7 में पूरे के पूरे ग्रीन हो जाता है। क्लियर है? और 8 में भी हरित नीला होता है। देखिए हरित के साथ साथ कुछ कुछ नीला होता है, हरित नीला होता है। फिर 9 में जाता है ये थोड़ा सा नीला होता है। क्लियर है? अब आप लोग 13 से जब 14 में जाते हैं तो देखिए कैसा कलर होता है, लहरा दो, ये हो जाता है यानी कि बैगनी हो जाता है। ये इसका रूप होता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है? तो ये रूल होता है। तो यहाँ पूरा लाल रंग के पीएच मान क्या होता है तो ऑलरेडी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। 0 से 3 होता है यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। जब सांद्र अमोनिया के घोल तथा ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर गर्म किया था तो क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले फ्रेंड देखिए सांद्र अमोनिया के घोल, तो देखिए मैं अमोनिया का घोल यानी NH3 होता है। क्लियर है? इसके साथ हम लोग क्या करें, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे, तो ऑलरेडी अगर मिलाएंगे तो सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 बनेगा। फिर क्या करेंगे, H2O को बाहर करेंगे, फिर क्या बनेगा, N2 बनेगा। तो काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग निकालेगा तो बोला कौन सा प्राप्त होता है, तो ऑलरेडी आप लोग काफ़ी अच्छे से N2 गैस को बाहर कर सकते हैं यानी नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। खबरों में आ रही काजू वैली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? ये तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी का एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वांगछू नदी। क्या होता है? वांगछू नदी, वांगछू नदी होती है। क्लियर है? चलिए बस कुछ क्वेश्चन और बचा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड लिख रहा वायु सेना के दौरान भारतीय वायुसेना के दौरान कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में हो रहा। क्या हो रहा है? राजस्थान में होगा। अब प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस जो मनाते हैं भारत में 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज़ को मैं देखिए हम लोग क्वेश्चन देखिए इसमें एक्स का मान निकालना आप लोग काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। बिंदु 30-40 का मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालना। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या लिख रहा है, मूल बिंदु से दूरी निकालना। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी निकाले बोलेगा तो जो आप लोग का दिया यानी 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कर दिया यानी कि √x² प्लस y² होता है। इसे सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग का सिंपल वे में इसका राइट आंसर आएगा 50। ठीक है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए x+1/x का वैल्यू लिख रहा 3 है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग को जो वैल्यू निकालना है x⁻5 प्लस 1/x⁻5 निकालना है। तो देखिए इस टाइप्स का जो बीजगणित आता है तो इसके लिए फार्मूला बताना चाहता हूँ। देखिए इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए इसका फार्मूला मैं लिखा रहा है। क्लियर है? तो देखिए इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, p² यानी जो दिया था p² - 2 कीजिएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या कीजिए, p⁻3 - 3p कीजिएगा, p⁻3 - 3p कीजिएगा। अब माइनस यानी जो दिया उसको आप लोग हटा दीजिएगा। क्लियर? अब आप लोग के सामने मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा केवल प्रोसेस को।
पी, पी यानी कि मैं 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 में से 2 गया क्या बचेगा 7। फिर देखिए पी पर पावर 3 तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 18 बचेगा। अब माइनस पी का वैल्यू कितना था 3, अब 3 को 18 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या होगा, तो 8 7 56 यानी 6 बच गया, 7 5 12 यानी 126, 126 में से 3 को घटा दिया यानी 123, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो भाई ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, एक्स पर पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 5 का वैल्यू होता है सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट एक्स पर पावर 3 माइनस 3 पी, फिर लिख सकते हैं आप लोग माइनस पी। तो ये फार्मूला होता है, आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के सभी कोण का योग क्या होगा, तो इसमें त्रिभुज का कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले त्रिभुज का संख्या गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4, जब भी स्टेप से आता है तो टोटल निकालेगा तो 4 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, कितना है 8। अब 8 त्रिभुज में हम लोग कोनों की संख्या ज्ञात करें तो हम लोग क्या करें, 8 को हम लोग क्या करें 180 से सिंपल वे में मल्टीप्लाई करें तो 1440 डिग्री आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन को फ्रेंड कुछ कुछ खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड है उस चीज़ को मैं बताता हूँ। चलिए अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ। तो ये चलिए 92 से साइंस का जो क्वेश्चन उस चीज़ को मैं बता देता हूँ, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर क्या बनता है, धन आयन बनता है। क्या बनता है, धन आयन। जैसे आप लोग बात करना चाहते हैं सोडियम का, तो ऑलरेडी आप लोग सोडियम का बनाइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सोडियम यानी Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। फास्फोरस को NaOH के साथ उबालने पर बनता है। तो देखिए सबसे पहले फास्फोरस को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको टेट्रा वैलेंसी होता है तो P4 कर देंगे, और इसका रिएक्शन किससे करेंगे, NaOH से। तो इसको जब भी उबालिए तो क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स ये जो बनाता है आप लोग के सामने देखिए ये बनाएगा NaH2PO2 बनाएगा। क्लियर। इसके साथ PH3 यानी फॉस्फीन बनाता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो फॉस्फीन बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग चलाते हैं इंटरनेट तो आप लोग को पता है इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल जो होता है TCF या फिर IP होता है। क्लियर है। और बात करना चाहते हैं TCF TCP का फुल फॉर्म, तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है। और वही IP का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वही HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल कर सकता है। चलिए भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में सबसे पहले घास केंद्र का उद्घाटन जो किया था रानीखेत में किया गया था। विजय हजार ट्रॉफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा विजय हजार ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से है। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो ऑलरेडी पता होगा कमलेश शर्मा होंगे। कौन होंगे, कमलेश शर्मा राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय। कब बने थे, तो 2018 2008 से 16 के बीच में बने थे। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य का लोकप्रिय क्या है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय तारीय संगीत है। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। चलिए ऑपरेशन लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, देख लीजिए अनाईमुड़ी है। क्या ये, अनाईमुड़ी। अब चलिए ऑप्शन करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और इसकी ऊंचाई है याद करिए 2696 मीटर, 2696 मीटर है, जो तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब अब कुछ तो रहा नहीं फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो आपको और चीज़ हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। और फ्रेंड देखिए मैं सारे 100 क्वेश्चन आप लोग के बीच में पूरे दिखा देता हूँ किस टाइप्स का आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। और बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए काफ़ी फायदे होंगे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।